दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेज। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसका नाम है भारत का इतिहास 300 से 1200 ईस्वी, इसके चैप्टर सेकंड यानी कि हमारी यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारी यूनिट सेकंड के 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हम हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट भी करा चुके हैं, तो जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट सेकंड का थर्ड पार्ट। तो पहले देख लेते हैं हमारे यूनिट सेकंड का नाम क्या है। तो इसका नाम है गुप्त और वाकाटक राज्य और प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, साहित्य और कला। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस आज के इस थर्ड पार्ट में हम करने वाले हैं सामाजिक और आर्थिक जीवन। तो फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले कि हमने अपने सेकेंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक्स किए थे। तो जैसे कि हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा एक लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और हमारा सेकंड पार्ट जो पूरा था वो खुद में ही पूरा इम्पॉर्टेंट था। उसमें भी जो उसका फर्स्ट टॉपिक था गुप्त प्रशासन, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो उन पर आप थोड़ा फोकस दीजिएगा। और जो हमारा थर्ड पार्ट है आज, इसका जो हमारे टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक जीवन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि गुप्त काल में सामाजिक जीवन कैसा था। तो गुप्त काल में समाज में वर्ण व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिलती थी, यानी कि गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। तो वो 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो लोग थे उस टाइम पे वो 4 वर्णों में बटे हुए थे, जो कि वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनके अलावा भी कुछ और दूसरी जातियां भी थी, लेकिन मेन ये 4 वर्ण थे। न्याय व्यवस्था में सभी वर्ण के बीच में भेदभाव किया जाता था, यानी कि जब किसी को जस्टिस की बात आती थी, न्याय की बात आती थी, तो इन 4 वर्णों में भेदभाव होता था। यानी सबसे ज़्यादा न्याय जो था वो ब्राह्मणों के साथ होता था, और अन्याय जो था सबसे ज़्यादा वो शूद्रों के साथ होता था। शूद्रों को सबसे ज़्यादा निचली जाति का माना जाता था, एक तरीके से ना अछूत माना जाता था। तो ये एक ऐसा युग था जिसमें प्रजा कर यानी कि टैक्स के भार से लदी हुई थी। तो गुप्त काल के अंदर जो प्रजा थी वो टैक्स से लदी हुई थी, और प्रजा में भी मेनली कौन, किसान वर्ग जो था वो ज़्यादा। तो भौतिकवाद का बोलबाला हो रहा था। भौतिकवाद यानी कि चीज़ों में ज़्यादा लोगों की लालसा बसती जा रही थी, मतलब कि घर, पैसा, इन सब में मतलब लोग जो थे वो भाईचारा, प्रेम, इन सबको तो भूल ही गए थे। भौतिकवाद में ज़्यादा बोलबाला हो रहा था। चोरी की घटनाएं जो थी वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब देखो भी क्या हुआ, वो भौतिकवाद का बोलबाला होता है, यानी कि अब लोग पैसों की अहमियत, मतलब पैसे को सब कुछ मानने लग गए थे। जैसा आज के टाइम पे हमारे टाइम पे होता है, लोगों को पैसा ही सब कुछ लगता है, तो उस टाइम पे भी ऐसा होने लगा था, और चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थी। लोगों में दया, प्रेम भाव, ये सारे भाव तो खत्म ही हो गए थे। धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ जो है वो घट रहे थे, और 4 वर्णों की सामाजिक स्थिति में अंतर किया जाता था, यानी कि जो 4 वर्ण थे उनकी समाज की जो स्थिति थी उसमें अंतर किया जाता था। समाज के सभी वर्णों और जातियों में ब्राह्मणों का दर्जा सबसे ऊंचा था, यानी समाज में इन 4 वर्णों में और जातियों में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता था। ब्राह्मणों की सब सुनते थे, लेकिन जो बाकी वर्ण थे, जातियाँ थी, उनकी इतनी इज्जत नहीं थी समाज के अंदर। ब्राह्मणों का काम था धार्मिक कर्म यानी कि पूजा पाठ कराना और साहित्य लिखना। शूद्रों को व्यापार एवं कृषि करने की अनुमति थी, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था, इनको अछूत माना जाता था। तो मंत्रियों, ब्राह्मणों, सैनिकों, अधिकारियों और सौदागरों को भूमि दान देना शुरू कर दिया गया, यानी कि जो राजा थे उन्होंने मंत्रियों को, ब्राह्मणों को, सैनिकों को, अपने अधिकारियों को और सौदागरों को भूमि जो है दान में देनी शुरू कर दी थी। स्मृति ग्रंथों से गुप्त काल में दास प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं। तो एक ग्रंथ है जो कि स्मृति ग्रंथ, उनमें गुप्त काल में दास प्रथा के बारे में बताया गया है। दास वर्ग जो होता था वो आमतौर पर निचली जाति और अस्पृश्य यानी कि अछूत से आते थे, यानी कि जो भी लोग दास बनते थे वो निचली जाति के होते थे या फिर अछूत होते थे। युद्ध में बंदी बनाए गए लोग, ऋण ना चुका पाने वाले लोग, दास महिलाओं से उत्पन्न यानी कि जो
दास महिलाएं होती थी, उनसे पैदा हुए जो बच्चे होते थे उनको दास बनाया जाता था। तो दास कौन होते थे? तो युद्ध के अंदर कोई बंदी बना लिया, या फिर जो लोग ऋण ना चुका पाए, ऋण यानी कि वो कर्ज, आपने कर्ज ना चुका पाए, या फिर दास महिलाओं से पैदा हुए बच्चे, तो इन लोगों को जो है दास बनाया जाता था। ज़्यादातर दासों से घरेलू काम कराए जाते थे, यानी मेनली जो होता था वो दास जो होते थे इनसे घरेलू काम कराए जाते थे। अछूतों को घर के कार्यों में नहीं लगाया जाता था, यानी कि बच्चों को और ऋण ना चुकाने पाने वाले लोगों को तो घर के काम में लगा देते थे, लेकिन जो अछूत होते थे इनको घर के काम में नहीं लगाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ये मानना था कि अछूत जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, इनको छू लिया तो अपवित्र हो जाएंगे। स्मृति ग्रंथ और चीनी यात्री फायान के विवरण से पता चलता है कि उस समय समाज में छुआछूत प्रथा प्रचलित थी। तो एक तो स्मृति ग्रंथ और दूसरा चीनी यात्री फायान थे, उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक विवरण दिया उन्होंने, तो उससे पता चलता है कि उस टाइम पे समाज के अंदर छुआछूत की जो प्रथा थी वो ज़्यादा फेमस थी, यानी कि लोग अछूतों को छूना पसंद नहीं करते थे, उनसे दूर भागते थे, उन्हें अपवित्र मानते थे। फायान ने अछूतों को चांडाल कहा है। तो जो फायान है इन्होंने अछूतों को चांडाल कहा, और अछूत स्थानीय भूमिहीन मजदूर होते थे। तो जो अछूत लोग होते थे ये स्थानीय भूमिहीन मजदूर होते थे, यानी कि इनकी खुद की कोई भूमि नहीं होती थी, ज़मीन नहीं होती थी, तो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। जब किसी उच्च जाति के व्यक्ति को स्नान करना होता था, यानी कि अब उसे कभी नहाना है, तो वो अछूतों को अपनी सूचना देने के लिए, तो मतलब क्या होता था, अगर देखो कोई उच्च व्यक्ति को अगर नहाना है, उच्च जाति के लोगों को, तो अगर अछूत वहाँ से निकलेंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन पर अछूतों का साया पड़ जाएगा। तो क्या होता था, अगर अछूत कहीं से जाते थे तो उन्हें साथ में मतलब सड़कों से निकलते वक्त उन्हें घंटी बजानी पड़ती थी, ताकि लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को पता चल जाए कि हाँ अछूत आ रहे हैं, और वो सड़क से साइड हो जाए, ताकि वो उन्हें गलती से भी छू ना सके और देख ना सके। मतलब देख तो फिर भी ले, लेकिन छू ना सके। ठीक है, नेक्स्ट है कसाईयों, मछुआरों, कौतुकबाजों, जल्लादों और भंगियों को अछूतों की श्रेणी में रखा जाता था। तो अछूतों में कौन आता था? कसाई, मछुआरे, कौतुकबाज, जल्लाद और भंगी। तो ये क्यों आते थे? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये बहुत अपवित्र काम करते हैं, जैसे कि मांस काटना है ना, और मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को उठाना। तो मतलब उन लोगों की नज़रों में ये काम गंदे थे। तो ये काम किनके थे? अछूतों के। तो इसलिए इन्हें छूने से बचा जाता था। ये लोग जो है ये शहर से बाहर रहते थे, यानी पूरे शहर के बाहर अछूत लोग रहते थे। उनके घरों को चिन्हित किया जाता था, निशान लगा दिया जाता था इनके घरों पे, ताकि उनके स्पर्श से बचा जा सके। तो क्या होता था, अछूतों के घरों पे निशान लगा दिया जाता था, एक पहचान बना दी जाती थी कि ये जो घर हैं ये अछूतों के हैं, ताकि उनको छूने से बचा जा सके। दासों पर उसके मालिक का पूर्ण नियंत्रण होता था। तो उस टाइम पे जो दास होते थे उन पर उनके मालिक का पूरा तरीके से नियंत्रण होता था, जो मालिक कहेगा वो वही करेंगे। गुप्त काल में महिलाओं को प्रतिष्ठित स्थान मिला, यानी कि महिलाओं की भी एक रेपुटेशन थी उस टाइम पे। उच्च वर्ग की महिलाओं को सीमित शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी, लेकिन वे विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर सकती थी। यानी कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी वो एक लिमिटेड शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, जैसे कि 8th तक, 9th तक। मैं आज के टाइम तक की बात बता रही हूँ, उस टाइम पे 8th 9th पता नहीं होती भी होंगी, नहीं होती होंगी। तो क्या होता था, उन्हें सीमित शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति तो थी, लेकिन उसके बाद वो आगे किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी टॉपिक में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर सकती थी। संपत्ति और विरासत पर नारियों का सीमित अधिकार होता था, यानी कि अधिकार होता था लेकिन लिमिटेड, जैसे कि इतनी संपत्ति पर नारी का अधिकार है। लेकिन अगर उनका कोई बेटा नहीं है तो पति की जो संपत्ति होती थी उस पर पत्नी का पूरा अधिकार होता था। विवाह यानी कि जो शादी होती थी वो मुख्यतः समान जाति में ही होती थी, यानी ब्राह्मण ब्राह्मण से करेंगे, शूद्र शूद्र में करेंगे, ऐसे। तो ऐसा बहुत कम होता था कि निम्न वर्ग की कन्या, निम्न वर्ग यानी कि निचली जाति की कोई कन्या का विवाह उच्च वर्ग में हो जाए, और अगर ऐसा होता था तो उसे अनुलोम कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? अनुलोम कहा जाता था। उच्च जाति की नारियों की स्थिति में एक खास बात यह भी थी कि उनमें बाल विवाह का समर्थन किया जाता था। तो जो उच्च जाति की महिलाएं थी उनमें बाल विवाह का समर्थन किया जाता था, यानी कि छोटी छोटी लड़कियों की शादी कराई दी जाती थी।
विधवाओं को कठोर नियमों का पालन कर जीवन बिताना पड़ता था। अगर किसी का पति मर जाता था तो उस महिला को बहुत ज़्यादा कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था और अपना जीवन बिताना पड़ता था। मतलब पहले टाइम पे क्या होता था ना फ्रेंड्स, कि मतलब उनको घर से निकलना बंद कर देते थे, वाइट कपड़े पहना देते थे, उनका बाल जो थे उनका मुंडन करा देते थे, किसी को वो अपना फेस नहीं दिखा सकती थी, वो किसी शादी वगैरह मतलब किसी समारोह में, उत्सव में वो भाग नहीं ले सकती थी। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा सादा खाना वो खाते थे, तो ना ऐसा होता था, वो कभी खुशी नहीं मना सकते थे किसी चीज़ की। तो विधवाओं को बहुत ज़्यादा कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। क्षत्रिय जाति में नारी को अपने पति की चिता पर आत्मदाह करना पड़ता था। तो जो क्षत्रिय जाति थी, अगर उसका पति मर जाए लड़ते हुए तो उसको अपने पति की चिता पर आत्मदाह करना पड़ता था, यानी कि उसको खुद बैठकर अपनी जान त्यागनी पड़ती थी। समाज में वैश्यों का भी प्रमाण मिलता है। यानी वैश्य कौन होते हैं? वैश्य जिसको इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट कहते हैं ना फ्रेंड्स, वो। तो समाज में वैश्यों का भी प्रमाण मिलता है कि उस टाइम पे वैश्य भी थी महिलाओं में, और ऐसा माना जाता है कि वैश्याओं का जो व्यवसाय था वो समाज में काफ़ी प्रचलित था, काफ़ी फेमस था। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी पर्दा प्रथा चलन में नहीं थी, लेकिन उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनको पर्दा डालना होता था। अगर उन्हें बाहर जाना होता था तो उनको पर्दा डालना होता था। तो फ्रेंड्स, हमने सामाजिक जीवन के बारे में गुप्त काल के सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं उसके आर्थिक जीवन के बारे में। तो गुप्त काल में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि उस टाइम पे लोग जो अपनी आजीविका चलाते थे वो मैक्सिमम कृषि के आधारित, मतलब कृषि पर आधारित थी उनकी आजीविका। कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। इस काल में कृषि की तरक्की पर जो है वो राजा ज़्यादा ध्यान देता था, और गुप्त काल के राजाओं का जो शासन था वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं संपन्न माना जाता था। यानी गुप्त काल के राजाओं का शासन आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा फला फूला और संपन्न माना जाता था। कृषि योग्य भूमि पर खेती होने लगी, जिसके कारण ग्रामीण समाज के विस्तारीकरण और कर की बढ़ती मांग को पूरा करना आसान हो गया। तो जो भूमि कृषि के लायक होती थी, यानी जिस पे खेती की जा सके, ऐसी भूमि पर खेती करने लगे किसान, और उसके कारण गांव जो थे उनमें गांव का विस्तारीकरण होने लगा, यानी कि गांव जो थे वो फलने फूलने लगे, और कर की बढ़ती मांग जो थी वो पूरी होने लगी। यानी कि क्यों? जैसे किसानों से ना, मैंने अभी आपको बताया, किसानों से टैक्स लिया जाता था ज़्यादा, तो किसानों से जितनी फसल वो उगाते थे उससे उसका छठा भाग टैक्स के रूप में ले लेते थे, और किसानों से और भी मैक्सिमम टैक्स लिए जाते थे। तो जब किसान ज़्यादा बनने लगे, लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी, तो जो कर की बढ़ती हुई मांग थी अपने राज्य को चलाने के लिए वो पूरी होना आसान हो गया। धान, गेहूँ, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मसाले, नील आदि की खेती की जाती थी, यानी कि उस टाइम पे मैक्सिमम इन सभी की खेती की जाती थी। कर अनेक प्रकार की भूमि और व्यापार से प्राप्त होता था। जो टैक्स था वो अलग अलग तरीके की भूमि से और व्यापार से प्राप्त होता था। गुप्त काल के अंत में सिक्कों में मिलावट होने लगी थी, तो उससे ये पता लगता है कि साम्राज्य के आखिरी वर्षों में राज जो है वो संकट में पड़ गया था। यानी कि गुप्त काल में पहले तो फ्रेंड्स शुरू में तो सिक्के जो थे वो सोने के निकाले गए, सोने के जारी किए गए, फिर बाद में चांदी के बिके, तांबे के बिके, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब सिक्कों में मिलावट होने लगी, यानी कि अलग अलग धातु को मिक्स करके सिक्के बनाए जाने लगे। तो उससे इतिहासकारों का मानना ये है कि जब सिक्कों में मिलावट होने लगी तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य जो था, गुप्त काल जो था, उस पर आर्थिक संकट आ गया, और अपने आर्थिक संकट को कम करने के लिए उसने मिलावट करनी शुरू कर दी। चीनी यात्री हेनसांग ने लिखा कि हर्ष ने राज्य की आय को 4 वर्गों में बांट दिया था। तो चीनी यात्री थे हेनसांग, उन्होंने अपने इतिहास में लिखा कि हर्ष ने राज्य की जो आय थी, इनकम थी, उसको 4 वर्गों में बांट दिया था। यानी कि राज्य में जितनी भी इनकम आती थी उसका 1/4 भाग जो था वो सरकारी कार्यों में दिया जाता था, और दूसरा 1/4 भाग जो होता था वो लोक सेवकों के वेतन में, यानी कि जैसे सैनिक वगैरह हो गए, लोगों की सेवा में जो लोग लगे होते थे उनके वेतन के रूप में। तीसरा 1/4 हिस्सा जो था वो बौद्धिक उपलब्धियों के पुरस्कार में, यानी कि बुद्धिमान लोग जो होते थे, जब भी वो कोई अचीवमेंट प्राप्त करते थे, अचीव करते थे, तो उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। चौथा 1/4 भाग जो था वो उपहारों के लिए रख दिया गया। तो इस तरीके से हर्ष ने अपने राज्य की पूरी इनकम को 4 हिस्सों में बांट दिया था। नेक्स्ट है, कालिदास ने
कृषि और पशुपालन को राष्ट्रीय संपत्ति के बड़े साधन के रूप में बताया। तो कालिदास जी जो थे, इन्होंने खेतीबाड़ी को और पशुपालन को राष्ट्रीय संपत्ति के एक बहुत बड़े संसाधन के रूप में बताया था। विनिमय के नए केंद्रों के विकसित होने से नए व्यापारिक मार्गों का भी विकास हुआ। विनिमय यानी कि होता ना, विनय यानी कि लेन देन की जो उस प्रक्रिया थी, उससे नए केंद्रों का विकास हुआ, और उसकी वजह से जब नए केंद्रों का विकास हुआ तो नए व्यापारिक मार्गों का भी विकास हुआ। व्यापार के स्रोत थे खदान, पेड़ पौधे और पशुओं के उत्पाद। तो यानी कि जो व्यापार जिन स्रोतों से किया जाता था, खदानों से, पेड़ पौधों से और पशुओं के उत्पाद से व्यापार किया जाता था। सोना जो है वो कर्नाटक के खदानों से निकाला जाता था, यानी कि उस टाइम पे सोने की खदान मिल चुकी थी फ्रेंड्स। और सोने में उच्च कोटि की शिल्पकारिता, यानी कि शिल्पकारिता उसमें सबसे अच्छी हमें गुप्त काल के सिक्कों में दिखाई पड़ती है। यानी कि सिक्कों में अलग अलग तरीके की इमेजेस, यानी कि वो बना दी जाती थी। कभी उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया जाता था सोने के सिक्कों पे, तो कभी कुछ। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि सोने में उच्च कोटि की शिल्पकारिता की जाती थी गुप्त काल में। वस्त्र का निर्माण करना भी शुरू हो गया था इस काल में, जो कि इस काल का एक बहुत बड़ा उद्योग था। कपड़े उद्योग से जो है बहुत बड़ी संख्या जो है वो अपनी जीविका चलाती थी। और तांबे और लोहे का उपयोग भी इस काल में जीविका का एक माध्यम था, क्योंकि इनसे जो है तांबे और लोहे से लोग घरेलू सामान, बर्तन, उपकरण और औजारों का उपयोग मतलब ये बनाते थे, जिनसे कि लोग इन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। इस अवधि की सबसे प्रभावशाली धात्विक वस्तु है लौह स्तंभ। कि गुप्त काल में जो सबसे प्रभावशाली धातु की वस्तु थी, यानी मेटल से बनी हुई जो सबसे प्रभावशाली चीज़ थी, वो थी लौह स्तंभ, जो कि आज भी दिल्ली में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 30 फीट से ज़्यादा थी। और इसका धातु यानी कि इसका जो लोहा था वो इतना अच्छा था कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स, ये तो आप सबने देखा भी होगा, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, और पता भी होगा कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। हाथी दांत की कलाकृतियाँ, पश्चिम भारत में मोती निकालने का काम, अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों को तराशना और चमकाने का काम, मूर्तिकारी, शिल्पकारी और अन्य बहुत सारे ऐसे काम थे जिनसे लोग जो थे वो अपनी आजीविका चलाते थे। और ये जो सारे काम थे ये आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि लोग इन सारे बिजनेस में, व्यवसाय में काम करते थे और अपने खर्चे निकालते थे। गुप्त काल में व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में खूब प्रगति हुई। तो गुप्त काल एक ऐसा काल था जिसमें व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में खूब प्रगति हुई। और व्यवसाय का संचालन जो है वो श्रेणियों, अब श्रेणी कौन होते हैं, ये व्यापारियों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, तो श्रेणियों द्वारा किया जाता था व्यवसाय का संचालन। प्रत्येक श्रेणी में एक प्रधान होता था, यानी एक व्यापारी जो होता था वो मेन होता था, और 4-5 व्यापारी उसके साथ होते थे उसका मतलब मदद करने के लिए। अनेक प्रकार के कपड़ों का विशाल घरेलू बाजार था, यानी कि गुप्त काल में एक अलग अलग तरीके के, यानी बहुत सारे तरीकों के कपड़ों का एक बहुत बड़ा बाजार भी था, जो कि भारत के अंदर व्यापार का एक बहुत प्रमुख अंग था। यानी कि मैक्सिमम भारत के अंदर जो व्यापार होता था गुप्त काल में वो इनसे होता था। एशियाई बाजारों में भी भारतीय कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी, तो जिसकी वजह से क्या था, गुप्त काल में आर्थिक जीवन मतलब जो है आर्थिक स्थिति इसकी वजह से भी काफ़ी अच्छी थी। रेशम, मलमल, सादा सूती वस्त्र, ऊन और कपास जो है इन सब के भारी मात्रा में बनाया जाता था। पश्चिम भारत जो है रेशम की बुनाई का एक प्रमुख केंद्र था। तो क्या होता था फ्रेंड्स, जैसे कि अभी इन सारे हमने इतने सारे व्यवसाय पढ़े, यानी कि कपड़ों का उद्योग था, लोहे से सामान बनाए जाते थे, ये सब। तो इन सब में क्या होता था, मजदूर तो लगते थे ना, तो इन सब में जो मजदूर लगते थे वो अपने आर्थिक जीवन जो चलाते थे, अपने घर का खर्चे जो निकालते थे वो इन सब कामों से निकालते थे। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम गुप्त काल का आर्थिक जीवन पढ़ रहे थे उस टाइम पे, कि उस टाइम पे लोग जो है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और वो कैसे काम करते थे, तो हम यही पढ़ रहे हैं। तो गुप्त काल में संचार और परिवहन व्यवस्था के भी सबूत मिलते हैं। तो क्या हुआ, सड़कों पर बैलगाड़ी, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में पशु और जंगली क्षेत्रों में हाथी काम में लाए जाते थे। तो संचार और परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, तो सड़कों पर तो मेनली बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है तो वहाँ पे पशुओं का इस्तेमाल करते थे, और जंगलों में हाथी को काम में लाया जाता था। जल मार्ग के माध्यम से व्यापार संचालित किया जाता था। तो जो पानी के रास्ते से व्यापार को चलाया जाता था गुप्त काल में, तो ये हमने देखा
आर्थिक जीवन के बारे में। अब हम देखेंगे गुप्त काल में धार्मिक जीवन कैसा था, यानी धर्म से रिलेटेड गुप्त काल में कैसे कैसे क्या सब कुछ था। तो गुप्त काल के ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि गुप्त काल को ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्राह्मण जो थे उनका पुनर्जागरण हुआ था, यानी कि ब्राह्मण जो थे वो उच्च दर्जे पर आ गए थे। ब्राह्मण धर्म जो था वो इस काल में बहुत फल फूल रहा था, और इस समय में वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान जो है वो काफ़ी कराया जाता था, यानी कि यज्ञ जो थे वो बहुत कराए जाते थे गुप्त काल में। मैंने भी आपको पहले बताया था कि समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि गुप्त काल के अंदर यज्ञों जो है उनका काफ़ी प्रचलन था। इस काल में बौद्ध धर्म भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था, और गुप्त शासक विष्णु के यानी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि विष्णु को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म जो था वो दूसरे धर्म के पूजा अनुष्ठानों से प्रभावित हो रहा था, यानी कि उस टाइम पे जो बौद्ध धर्म था वो दूसरे धर्मों से प्रभावित हो रहा था, दूसरे धर्मों का प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ रहा था। जैन धर्म को पश्चिमी भारत के व्यापारी समुदायों से समर्थन मिला। तो जैन धर्म को पश्चिमी भारत के व्यापारियों से समर्थन मिला, और कर्नाटक और दक्षिण भारत में भी राजाओं द्वारा राज्यों में संरक्षण भी मिला। तो कर्नाटक और दक्षिण भारत में राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया। उस काल में संस्कृत भाषा का उपयोग बढ़ रहा था, यानी कि गुप्त काल में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि ये श्रेष्ठ जनों की भाषा बन गई थी, यानी कि जो बड़े बड़े कवि लेखक है ना, और जो बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। जैनों ने मूर्तियां विकसित करना शुरू किया। तो जैन धर्म में जो लोग थे उन्होंने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, जैसे कि महावीर की और दूसरे तीर्थंकरों की सीधी खड़ी मूर्तियां, और पालथी मारकर बैठी हुई मूर्तियां किसकी, महावीर जी की। गुप्त काल तक शैव यानी कि शिव, वैष्णव यानी कि विष्णु, गणेश और सूर्य की पूजा की जाने लगी थी, यानी कि अब गुप्त काल में शिव, विष्णु, गणेश और सूर्य की पूजा की जाने लगी। इस काल में सूर्य की पूजा की पद्धति गुजरात तक सीमित दिखाई पड़ती है, यानी कि ऐसा लगता है कि इस काल में जो है सूर्य की जो पूजा है वो गुजरात तक ही दिखाई पड़ती है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो गई। सूरज की पूजा करना लोगों ने छोड़ दिया। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाक्रम था देवी की पूजा, यानी कि अब इस काल में एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी देवी की पूजा। पहले तो लोग देवों की पूजा करते थे, बाद में फिर देवियों की पूजा भी करी जाने लगी। देवी शक्तियाँ अनेक धार्मिक कृतियों का केंद्र बन चुकी थी, यानी देवी शक्तियाँ जो थी, देवी की पूजा जो थी वो अनेक धार्मिक कृतियों का केंद्र बन गई थी। नारी की यही पूजा आगे चलकर तांत्रिकवाद बन गई, यानी कि नारी की पूजा करना होता है ना तांत्रिक। अब तांत्रिकवाद क्या होता है फ्रेंड्स? तांत्रिक तो आप सबने सुने हैं, जैसे कि वो मतलब सिंदूर वगैरह से पूजा करते हैं। तो नारी की जो पूजा थी यही चलकर आगे बढ़कर ये तांत्रिकवाद बन गई। देवी सारे कामों, ऊर्जा और शिव की शक्ति समझी जाती थी। तो जो देवियाँ होती थी उनको सारे काम, ऊर्जा और शिव की शक्ति समझा जाता था। शिव की शक्ति यानी कि क्या होने लगा, पहले तो देवों की पूजा की जाती थी अकेले, लेकिन फिर क्या हुआ, ऐसा माना जाने लगा कि देव जो हैं यानी कि जो भी हमारे देव होते हैं वो अपनी देवियों के बिना अधूरे हैं, यानी सभी देवों की शक्ति उनकी देवियां हैं। तो इस तरीके से देवी को शिव की शक्ति भी समझा जाने लगा। पुरुष देवताओं की सहधर्मिनियों यानी कि उनकी पत्नियों की अलग से पूजा की जाने लगी, जैसे कि विष्णु की संगिनी लक्ष्मी, शिव की संगिनी पार्वती, काली, दुर्गा की पूजा की जाने लगी। बौद्ध धर्म पर तांत्रिक प्रभाव इसके वज्रयान संप्रदाय में देखा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है वज्रयान संप्रदाय, इसमें तांत्रिक प्रभाव हो गया इसके ऊपर। और वज्रयान जो था वो बौद्ध धर्म ने यानी वज्रयान बौद्ध धर्म ने नारी यानी कि देवी पूजा के तौर पर तारा की पूजा पद्धति को जन्म दिया, यानी कि अब इन्होंने जैसे देवी की पूजा की जाती थी तो इन्होंने एक इनकी माता बना दी, इन्होंने अपनी तारा, तो इन्होंने उनकी पूजा को जन्म दे दिया। 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म जो था वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था, यानी अब बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म होने लगा, उसका पतन होने लगा। इस काल में शैववाद यानी शिव जी की जो पूजा करते थे और वैष्णववाद जो था वो बढ़ रहा था, यानी शिव जी की पूजा करना और विष्णु जी की पूजा करना जो था ये बढ़ रहा था। मूर्ति पूजा ने यज्ञ का स्थान ले लिया था, यानी कि अब लोगों ने यज्ञ कराने कम कर दिए थे, अब मूर्तियों की पूजा होने लगी थी।
पुरोहितों की भूमिका में गिरावट आ गई, क्योंकि भाई अब जब यज्ञ कराने कम कर दिए तो पुरोहितों की भूमिका में गिरावट आ गई। धार्मिक अनुष्ठान में आम लोग भाग लेने लगे थे, यानी कि अब जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे यज्ञ वगैरह, अब उनमें आम लोग भाग लेने लगे थे और सामूहिक रूप से तीर्थ यात्रा भी करने लगे थे, यानी कि अब लोग ग्रुप वगैरह बना के तीर्थ यात्रा पर जाने लगे थे। इस काल में कुछ पुराणों की भी रचना हुई थी, जैसे कि विष्णु पुराण वगैरह, इनकी भी रचना हुई थी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इसका मुख्य कारण व्यापारी थे। तो क्या हुआ, उत्तर भारत, जैसे कि ऊपर उत्तर भारत है, नीचे दक्षिण भारत है, तो इन दोनों के बीच में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, कल्चर का आदान प्रदान हुआ। तो ये कैसे हुआ, जैसे कि यहाँ के व्यापारी इधर गए, इधर के व्यापारी इधर आए, तो व्यापारियों के सहारे इनमें संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, इसलिए इसका कारण व्यापारी थे। तमिलकम में बसे हुए ब्राह्मण खुद को वैदिक परंपरा का संरक्षक मानते थे। तो जो तमिलकम एक जगह थी, इसमें बसे हुए जो ब्राह्मण थे वो खुद को वैदिक परंपरा का संरक्षक मानते थे और इन ब्राह्मणों को सम्मान की नज़रों से देखा जाता था, यानी इन ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था। रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने शुरू में भक्ति आंदोलन का तिरस्कार किया था, लेकिन दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन तेजी से लोकप्रिय हुआ। तो जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण कौन, जो मतलब कि अपने आप को ही सही ठहराते थे, मतलब कहते थे ना, मतलब रूढ़िवादी बातों को सही ठहराते थे। रूढ़िवादी बातें होती है ना, जैसे कि ये अपनी सती प्रथा को सही मानते थे, जो गलत बातें होती थी मतलब ये भी उन्हें सही मानते थे। तो जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, इन्होंने शुरू में तो भक्ति आंदोलन का तिरस्कार किया, लेकिन दक्षिण भारत में जो था भक्ति आंदोलन जो थे वो तेजी से फेमस होते जा रहे थे। इन भक्ति आंदोलन के जरिए रूढ़िवादिता यानी कि गलत बातों का जो था विरोध होने लगा और जाति प्रथा जैसी कुप्रथा जो थी इनके खिलाफ सवाल खड़े होने लगे थे। तमिल भक्ति आंदोलन में अलवार और नैनार काफ़ी प्रसिद्ध हुए। ये तो आपने अलवार और नैनार तो 12th में भी पढ़े हैं। तो ये जो थे बहुत फेमस हुए। शासकों द्वारा भी अलवार और नैनार संतों को संरक्षण प्रदान किया गया। तो जो अलवार और नैनार संत थे इनको शासकों द्वारा भी संरक्षण प्रदान किया गया। आचार्य शंकराचार्य ने बौद्धों, जैनों और लोकप्रिय भक्ति संप्रदायों द्वारा ब्राह्मणवाद को दी गई चुनौती को स्वीकार किया। तो जो आचार्य शंकराचार्य थे उन्होंने ब्राह्मणवाद को मिली चुनौती को स्वीकार किया। तो ये चुनौती किसने दी थी ब्राह्मणवाद को? बौद्ध, जैन और लोकप्रिय भक्ति संप्रदाय जो थे उन्होंने दी थी। इन लोगों का मानना था कि ब्राह्मणवाद जो है वो रूढ़िवादिता पर आधारित है, यानी कि ये गलत बात का समर्थन करते हैं। अपनी रूढ़िवादी जो इनकी सोच थी, जैसे कि सती प्रथा को सही मानते थे, है ना, और ये बाल विवाह को भी सही मानते थे। तो इन सब लोगों ने इनका विरोध किया, इनको चुनौती दी और शंकराचार्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इन सबको एक उल्टी चुनौती दे दी कि आओ और बताओ ब्राह्मणवाद में कहाँ क्या कमी है। तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स, ये हमारा सारा धार्मिक जीवन था गुप्त काल का। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन बताया। ये तीनों टॉपिक जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। थोड़े टिपिकल है, आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की। अगर आपको कोई वर्ड फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें हमारे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।